नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग टॉप 25 जो है सीरीज़ की एक श्रृंखला देख रहे हैं और उसमें हमने जैन बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए, उसके साथ में मौर्य और गुप्त काल से संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके साथ साथ उसकी जो है व्याख्या भी हम लोग देख रहे हैं और जो है जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर व्याख्या कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा। इसके अलावा कुमार गौरव सर का जो सीरीज़ है उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जो है और हिस्ट्री का भी पढ़ा हुआ है। बिहार जो है PCS का या कोई भी एग्ज़ाम BPSC से रिलेटेड है उसका भी MCQ के रूप में पढ़ा हुआ है। तो आप लोग बहुत सारे एग्ज़ाम को आने वाले विभिन्न प्ले लिस्टों को देख सकते हैं, उसमें जो पड़े हुए हैं उसको अच्छे से देखिए और बताइए, ठीक है, कि कैसा है, रिव्यू ज़रूर दिया करिए। तो आज हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और ये भी जो है 25 क्वेश्चन है, इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो हमारा इसमें हो जाता है, तो इसके पहले हम 4 पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा सबसे उत्तर में हो जाता है वो हो जाता है मांडा। कौन सा हो जाता है? मांडा हो जाता है और ये चिनाब नदी पर है। किस पे है? चिनाब नदी पर है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है, पहला, ठीक है। इसके बाद में बात कर लें दक्षिण की, तो दक्षिण में हमारा जो हो जाता है वो दैमाबाद है। क्या है? दैमाबाद है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? दैमाबाद। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये गोदावरी, ठीक है। कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी, ठीक है, या इसी को प्रवरा भी कह सकते हैं। कौन सी नदी? इसी की सहायक है गोदावरी की। अगर नहीं ऑप्शन में गोदावरी है तो प्रवरा भी कर लीजिएगा। कौन सा? प्रवरा। इसके बाद में यदि बात कर लें पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में बलूचिस्तान है, ठीक है। कौन सा है? बलूचिस्तान है। और यहाँ पर एक स्थल है सुतका गेंडोर। कौन सा है? सुतका गेंडोर है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? सुतका गेंडोर, ठीक है। इस सुतका गेंडोर जो है दशक नदी पर है। कौन सा है? दशक नदी पर है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात कर लें पूरब में, तो पूरब में आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर है। और ये मेरठ, कहाँ? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और ये हिंडन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? हिंडन नदी पर है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी पर है? हिंडन नदी पर है। तो इस प्रकार से हमने चारों देख लिए। सबसे उत्तर में हमारा मांडा चिनाब नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में स्थित है दैमाबाद, ठीक है। और ये परवरा या गोदावरी नदी, जो आप समझ लीजिए गोदावरी की ही सहायक परवरा नदी है। इसके बाद में फिर हम बात कर लें पश्चिम में, तो पश्चिम में सुतका गेंडोर है जो बलूचिस्तान में है और ये दशक नदी पर स्थित है। इसके साथ में ही अगर हम बात कर लें आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंडन नदी पर स्थित है, ठीक है। मेरठ में है आलमगीरपुर। तो अब इसको अगर मिलाने की बात की जाए तो इसमें अगर हमको सब कुछ पता है तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। देखिए सिंधु सभ्यता का उत्तर का, तो अब यहाँ सारे देख लीजिए, एक लाइन से दिया हुआ है। तो देखिए उत्तर में क्या है? मांडा है, हमको पता है। दक्षिण में दैमाबाद है, ठीक है। उसके बाद पूरब में क्या है? आलमगीरपुर है। और पश्चिम में सुतका गेंडोर। तो यानी इसमें हमारा 1, 2, 3 और 4 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बात कर लें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये हमारा कितना हो जाता है? 1600। कितना हो जाता है? 1600 किलोमीटर हो जाता है। और बात कर लें पश्चिम से पूरब की लंबाई, तो ये कितना हो जाता है? ये 1400। कितना हो जाता है? 1400 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो है मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो है एक एक करके इसकी भी व्याख्या देखना जरूरी है। इसमें जो दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल, तो देखिए इसमें कोई भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन जो है गलत है। तो इसमें जो सर्वाधिक मान्य काल होगा वो हो जाएगा 2300 से, ठीक है। NCERT के हिसाब से 2300 से 1750। क्या हो जाएगा? 2300 से 1750 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा NCERT में हमारा दिया हुआ है ये जो है सर्वाधिक मान्य काल कौन सा है? 2300 से 1750। ये किसने बताया? ये DP, ये हमारा बताया DP खेतान ने। किसने बताया? DP अग्रवाल। किसने बताया? DP अग्रवाल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? DP अग्रवाल, इन्होंने बताया। इस हिसाब से इनके सर्वाधिक मान्य काल कौन सा होने वाला है? तो 2300 से 1750 होने वाला है, ठीक है। और ये C14 के द्वारा, किसके द्वारा? C14 जो कार्बन डेटिंग 14 है उसके अनुसार इन्होंने बताया था, ठीक है। किसने? DP अग्रवाल ने 2300 से 1750 बताया था और ये जो है C14 के माध्यम से इन्होंने पता किया था। इसके बाद NCERT की अगर बात कर ले तो NCERT हमारा कितना कहता है? तो वो 2500 से 1800 कहता है। कितना कहता है? 2500 से 1800 कहता है। ये कौन कहता है? ये कहता है NCERT, ठीक है। तो हमको NCERT को ही देखना है। तो NCERT हमारा कितना हो जाएगा? 2500 से
1800, 2500 से 1800। तो देखिए जो हमारे लिए दो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, तो एक तो 2350 से 1750 और दूसरा 2500 से 1800, यही दोनों हमको याद रखना है, ठीक है। अब जो ऑप्शन में मिलेगा वो हमको कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए कुछ नियर अबाउट, तो इसमें हम लगा सकते हैं 2500 से 1750। कौन सा? 2500 से 1750, यानी NCERT वाला ही आप करीब करीब मान सकते हैं। तो यहाँ 2500 से 1800 दिया हुआ है, तो इसको 1800 कर लीजिए, ठीक है, इसको 1800 कर लीजिए, 2500 से 1800, ठीक है। ये NCERT का है। बाकी DP खेतान का कौन सा है, तो ये NCERT वाला दिया है, यानी हमारा बी ऑप्शन इस हिसाब से हम लोग करेक्ट कर लेंगे। आगे अगर बात कर लें, हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था। जो हड़प्पा कालीन समाज था वो किस प्रकार से विभक्त था, ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हड़प्पा कालीन समाज की बात कर लें, तो हड़प्पा कालीन जो हमारा समाज था वो जो है विद्वान, ठीक है, किसमें? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक, इन 4 भागों में विभक्त था। यानी कि हमारा जो भी ऑप्शन हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसमें किसमें विभक्त था? विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी में और श्रमिक में। अगर बात कर लें समाज, तो विद्वान वर्ग, ठीक है, उसके बाद में मतों में विभक्ता, योद्धा, हथियार, व्यापारी, ये सब होता था। लेकिन आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा होता है? विद्वान जो विभक्त था समाज वो 4 वर्गों में विभक्त था, यह बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इससे संबंधित अन्य बात देख लेते हैं। देखिए जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी, क्या थी? अर्थव्यवस्था की अगर बात कर लें, तो अर्थव्यवस्था में हड़प्पावासी जलीय, यानी जल के साथ साथ स्थल से भी स्थल मार्ग से भी व्यापार करते थे, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों से परिचित थे, ठीक है। और इनकी ये जो है जलीय व्यापार की मध्यस्थता के लिए जो है इनके साथ बहरीन, कौन? बहरीन जो है वो भूमिका निभाता था, जबकि स्थलीय मार्ग की मध्यस्थता कौन करता था? तो अफ़गानिस्तान करता था। मतलब स्थल में जो मार्ग में मतलब स्थल के द्वारा जब ये करते थे तो अफ़गानिस्तान से करते थे, और जब जल मार्ग से करते थे तो बहरीन से करते थे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका व्यापारिक संबंध इराक, ईरान और बहरीन और मिस्र, इन 4 देशों के साथ था। किसके साथ? तो इराक हो गया, ईरान हो गया, बहरीन हो गया और मिस्र, इन 4 के साथ में इनके व्यापारिक रिश्ते अच्छे थे। अगर इसी में थोड़ा सा बात कर ले, तो इनके द्वारा जो आयातित वस्तु थी, क्या थी? आयातित वस्तु थी, ध्यान रखिएगा। आयातित वस्तु ये कहाँ से प्राप्त करते थे? तो देखिए पहला कई बार पूछा गया है, लार्ज वर्द, ठीक है। लार्ज वर्द ये एक प्रकार का आभूषण होता था, माणिक्य, लार्ज वर्द माणिक्य, ठीक है। ये जो है ये अफ़गानिस्तान से करते थे। कहाँ से करते थे? अफ़गानिस्तान से करते थे, ध्यान रखिएगा। कहाँ से करते थे? अफ़गानिस्तान से करते थे। इसके अलावा आपने KGF का नाम सुना है, तो कोलार से ये क्या लेते थे? कोलार से ये सोना लेते थे। क्या लेते थे? सोना लेते थे, ध्यान रखिएगा। बात कर लें चांदी कहाँ से लेते थे, तो चांदी जो है ये मद्रास से, कहाँ से? मद्रास से लेते थे, ध्यान रखिएगा। मद्रास के साथ साथ में ईरान से भी लेते थे। कहाँ से लेते थे? ईरान से भी लेते थे, ठीक है। बात करें तांबा की, तो तांबा ये लोग राजस्थान के साथ साथ, राजस्थान से तो लेते ही थे, खेतली से। इसके अलावा फिर ओमान से, कहाँ से? ओमान। राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है, ठीक है। इसके बाद में फिर बात कर लें सीसा, तो सीसा में एक बार फिर से राजस्थान हमारा आ जाएगा। सीसा में क्या आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बात करें लकड़ी, तो ये जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र से, जबकि फिरोजा ये कीमती पत्थर होता है और ये इराक से करते थे। कहाँ से करते थे? फिरोजा का व्यापार, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिरोजा का व्यापार ये कहाँ से करते थे? इराक से करते थे। कहाँ से करते थे? इराक से करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात कर लें सुमेरियन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सुमेरियन अभिलेख जो है, कौन सा? सुमेरियन अभिलेख। इस सुमेरियन अभिलेख के मेरुआ, मकन और दिलमुन का उल्लेख है। किसका? तो ये हो जाएगा मेरुआ का। किसका? मेरुआ हो जाएगा, मकन हो जाएगा, ठीक है, मकन हो जाएगा। और इसके अलावा दिलमुन, इन जो है राज्यों या देशों का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। जिसमें मेरुआ शब्द हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मकन का मकरान से है, जबकि दिलमुन का बहरीन से, ध्यान रखिएगा। इनका भी जो है उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बताना है कौन सा किस नदी पर स्थित है। जो कौन सा स्थल है किस नदी पर स्थित है ये हमको बताना है। देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा, एक एक करके इसमें देखते हैं। हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर है। किस पे है? हड़प्पा रावी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। और ये पाकिस्तान के कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में। कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाक में है। और पाकिस्तान के कहाँ है? साहिवाल जिला में। कहाँ पर है? साहिवाल जिला में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? साहिवाल जिला में है। और बात कर लें तो इसकी खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? ये भी ध्यान रखिएगा, 1921 में हुई थी। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की। बाद में हमारा दूसरा आ जाता है मोहनजोदड़ो। क्या आ जाता है? मोहनजोदड़ो आ जाता है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के
लरकाना ज़िला में है, ठीक है। और इसकी किसने की थी, तो इसकी की थी राखाल दास बनर्जी ने। किसने की थी, राखाल दास बनर्जी ने की थी, ध्यान रखिएगा, राखाल दास बनर्जी ने की थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और यदि बात कर लें इसकी खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। कब हुई थी, 1922 में हुई थी। तो हड़प्पा की 1921 में हुई थी और किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। और बात कर लें मोहनजोदड़ो की, तो इसकी राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का दूसरा अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लें लोथल, तो लोथल हमारा कहाँ पड़ जाता है, तो लोथल हमारा भोगवा नदी पर है। कहाँ है, भोगवा नदी पर है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो और यदि बात कर लें तो ये कहाँ है, गुजरात का जो अहमदाबाद ज़िला है वहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज किसने की थी, तो रंगनाथ ने। किसने की थी, रंगनाथ ने, ठीक है, रंगनाथ राव, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। और यदि बात करें इसकी खोज कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी, 1954 में हुई थी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लें कालीबंगा। कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में है, ठीक है, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में है। और यदि बात कर लें यदि हम बात करें तो इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, ध्यान रखिएगा, किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। इसके अलावा दो लोग और थे, तो उनकी भी बात कर लें तो देखिए बीबी लाल थे एवं बीके थापर थे, ध्यान रखिएगा। तो इन तीन लोगों ने मिलकर इसकी खोज की थी और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। और किस नदी पर है, घग्गर नदी पर है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। तो ये जो है हमारा चारों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमारा 1 2 3 4 यानी कि ये सभी जो है सुमेलित हैं। आगे बात कर लें 5वें नंबर की, देखिए हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो जो हड़प्पा वासी थे अभी हमने देखा, ये चांदी, टिन और सोना यानी जो है, अगर बात कर लें किसका किसका आयात करते थे, तो ये हमारा तीनों हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लोथल से जुते हुए खेत, ठीक है, कालीबंगा से, फिर गोदीवाड़ा, धौलावीरा से, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार। देखिए इसको एक एक करके मिलाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमारा लोथल से हमें क्या मिला है, तो डॉक यार्ड यानी कि बंदरगाह मिला है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कालीबंगा से, तो कालीबंगा से हमें क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और कालीबंगा का मतलब होता है, कालीबंगन का ये होता है मतलब काले रंग की बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। इसके बाद में बात कर लें धौलावीरा, तो धौलावीरा से हमें क्या मिला है, तो धौलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद रंग का कुआं, ध्यान रखिएगा। और ये जो है हमें हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार चिन्हों वाले शिलालेख प्राप्त हुए हैं। बात करें बनावली की, तो यहाँ से पकी हुई मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर बात कर लें तो इसमें जो हमारा ए का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। इसके बाद में बात कर लें बी का 1 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का जो है, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा, डी का हमारा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में फिर बात कर लेते हैं किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया, एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र, ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र आचार्य विष्णु शर्मा की जो है एक कथा है, उसमें कहा गया है लोमड़ी की कहानी का सादृश्य वर्णन किया गया है, ठीक है, ये बताना है। तो ये जो हमारा 7 नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी लोथल से। अब थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या हम लोग लोथल से करेंगे। देखिए अगर बात लोथल की होती है तो लोथल को अभी हमने बताया है कि लोथल जो है ये गुजरात के खंभात के खाड़ी भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है, ये बात हमने बताया है। और इसकी खोज किसने की है, तो SR राव ने की है, SR राव ने की है, ठीक है। और यहाँ से जो है ममी प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, ममी, ठीक है, ममी प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो है यहाँ से क्या प्राप्त हुई है, फारस की मोहर प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, फारस की मोहर प्राप्त हुई है, ध्यान रखिएगा, फारस की मोहर प्राप्त हुई है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यदि बात कर लें तो यहाँ से तांबे की आकृति, किसकी, तांबे की आकृति की, तांबे की आकृति, ठीक है, तांबे की आकृति, ठीक है, तांबे की आकृति की जो है चिड़िया, खरगोश, बत्तख, बैल, ठीक है, कौन सा, चिड़िया का, ठीक है, कौन सा, चिड़िया का, चिड़िया के साथ साथ में,
ठीक है। चिड़िया के बाद में अगर हम बात कर लें खरगोश, किसकी? खरगोश, ठीक है, खरगोश, ठीक है। उसके अलावा बत्तख, किसका? बत्तख। और बत्तख के अलावा बात कर लें तो बैल, ठीक है, बैल। इन सब के क्या मिले हैं? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और एक मोहर मिली है जिस पर 5 नाव की आकृति भी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ज़्यादा इस पर लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि स्क्रीन मोबाइल की बहुत छोटी है। आगे अगर बात कर ले तो यहाँ से युगल, जो युगल समाधान है, युगल समाधान, ठीक है, युगल समाधान है, इसका भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका भी साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। किसके? लघु मोहनजोदड़ो भी इसको कह सकते हैं या लघु हड़प्पा भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लघु हड़प्पा भी किसको कहा जाता है? तो वो लोथल को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ के मृद भांडों पे नाग की आकृति जो है इसका भी प्राप्त हुआ है, नाग की आकृति जो है ये भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा अभी हमने जो क्वेश्चन पे बात किया था कि यहाँ पर तो देखिए चालाक लोमड़ी के चित्रांकन का भी साक्ष्य मिला है और चावल का भी साक्ष्य मिला है, ध्यान रखिएगा। कांसे की सुई मिली है, धागा डालने की जगह था, ये भी बात वहाँ पर। गेहूँ पीसने वाली चक्की का भी साक्ष्य मिला है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गोदीवाड़ा यानी जहाज के आने जाने का स्थान या डॉकयार्ड जिसको हमने ऊपर देखा था। बंदरगाह यानी भोगवा नदी से लाया जाता था। गाय की मूर्ति, ध्यान रखिएगा किसकी? ये काफ़ी विवादित होता है लेकिन गाय की मूर्ति भी जो है यहाँ से प्राप्त हुई है, गाय के मूर्ति का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हाथी के दांत का स्केल का मापन भी, यानी कि स्केल मापने की पद्धति भी कहाँ पर पाई गई है? लोथल में पाई गई है। इसके अलावा जो है 5 नाव वाली आकृति की एक मोहर भी प्राप्त की गई है। तो ये जो है लोथल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उसको हमने देख लिया। इसके अलावा यहीं पर अगर बात कर लें तो देख लेते हैं हम लोग, हमारा दिया हुआ है रंगपुर। रंगपुर से भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पर। देखिए बात करें रंगपुर की तो देखिए रंगपुर जो हमारा है ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये किस नदी पर है? तो भादर नदी पर है। किस नदी पर है? भादर नदी पर स्थित है। कौन सा? रंगपुर, ठीक है। और बात कर ले यहाँ से प्राग हड़प्पा, ठीक है। इसके अलावा विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा, यानी जो है तीनों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है। किसका किसका? प्राग हड़प्पा का, ठीक है, प्राग हड़प्पा। इसके अलावा फिर हमारा हो जाता है विकसित हड़प्पा। कौन सा? विकसित हड़प्पा। और विकसित हड़प्पा के साथ साथ यहाँ पर कौन सा है? उत्तरवर्ती। तो ये तीनों जो है इसका साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, यानी तीनों कालों का। यहाँ के मृत भांडों पर बिंदुवार साक्ष्य जो है अंकित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, बिंदुदार साक्ष्य अंकित किए गए हैं। और हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो कच्ची ईंटों से दुर्गीकृत था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो है ये कच्ची ईंटों से दुर्गीकृत था। किससे था? कच्ची ईंटों से, ध्यान रखिएगा, एकमात्र है और ये कच्ची ईंटों से दुर्गीकृत था। और यहाँ धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। किसका? धान की भूसी, ध्यान रखिएगा, धान की भूसी का साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से प्राप्त हुआ है। और रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है और जो है भादर नदी पर स्थित है। और यहाँ से प्राग हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और इसके अलावा उत्तरवर्ती हड़प्पा का भी साक्ष्य मिला है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कथन और कूट के रूप में, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाता है वो है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, ठीक है, अब विलुप्त हो गए हैं। देखिए यहाँ पर अ लिखा हुआ है तो इसको अ नहीं अब कर लीजिएगा। क्या चीज करेंगे? अब, ठीक है। अब विलुप्त हो गए हैं, कारण है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें जो हमारा 8वां नंबर हो जाएगा, इसमें जो हमारा 8वां नंबर है वो दोनों जो है हमारे सही हैं, ए आर दोनों सही हैं और दोनों का स्पष्टीकरण भी बिल्कुल ठीक है। आगे हम लोग चल देते हैं 9 नंबर पे। देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो हमको राइट आंसर बताना है तो इसमें हमारा जो है 1 और 2 यानी दोनों जो हमारा है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, दोनों हमारा सही हो जाएगा। बात यहाँ धार्मिक आधार पे थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए धार्मिक आधार पे अगर हम बात कर लें तो सैंधववासी धार्मिक दृष्टिकोण से बहुदेववादी थे। क्या थे? बहुदेववादी थे, ध्यान रखिएगा, बहुदेववादी थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्या थे? बहुदेववादी थे, ठीक है, मतलब बहुदेववादी थे। इसके साथ साथ देवताओं की जो है पूजा में ये विश्वास रखते थे। किसकी करते थे? तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है, या जो सैंधववासी थे, ये लोग मात्र सत्तात्मक सत्ता मानते थे। क्या मानते थे? मतलब यहाँ मात्र सत्तात्मक सच्चा, यानी कि माता की पूजा ज़्यादा होती थी और मात्र देवी की पूजा ये लोग ज़्यादा करते थे। इसके अलावा शिव जी की पूजा करते थे पशुपति के रूप में, ठीक है। वृक्ष की पूजा पीपल के रूप में करते थे। नाग की पूजा होती थी,
लिंग, योनि, जल, इन सब की पूजा होती थी। और इसके साथ साथ में स्वास्तिक के चित्र का भी जो है प्रमाण मिला है, यानी उसकी भी पूजा ये लोग करते थे। ठीक है, उसकी भी पूजा करते थे। तो किसकी किसकी करते थे, समाज कैसा था, आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो है मात्र सत्तात्मक समाज था, बहुदेववादी थे ये लोग। ठीक है, शिव की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति के रूप में, वृक्ष की पूजा पीपल, ठीक है, नाग की पूजा, लिंग की पूजा, योनि, जल, इसके अलावा स्वास्तिक के चित्र का जो है प्रमाण मिलता है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं 10 नंबर पर। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से लक्षण सभ्यता के, ठीक है, लोगों का सही चित्रण करता है। ठीक है, ये बताना है हमको। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये लक्षण नहीं बल्कि यहाँ पर मिस्टेक है। ये निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, ये हमको बताना है। तो पहली बात बताया गया है उनके विशाल महल और मंदिर। मैंने गुप्त काल जब पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था कि मंदिरों का साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, तो वो हमें प्राप्त हुआ है गुप्त काल से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, ये आप लोग को बताना था, क्वेश्चन में पूछने वाला था लेकिन यहीं पर बताना पड़ रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला हमारा दूसरा जो हो जाता है कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा है वो युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके ये बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो हमारा ए हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि वो देवी और देवता की जो है पूजा करते थे। बाकी बात कर लें तो ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं मिला है कि जो है घोड़े से वो खींचते थे, क्योंकि घोड़े का जो है वहाँ पर कोई अवशेष नहीं मिला है। सिर्फ जो है सुरकोटदा था। क्या था, सुरकोटदा, ध्यान रखिएगा, एक स्थान था सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा। ठीक है, इस सुरकोटदा से जो ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जेपी जोशी ने इसकी जो है खोज किसने की थी, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और ये सुरकोटदा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से हमें घोड़े का साक्ष्य और इसके अलावा चुंबक यानी एंटीमनी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसमें हमारा जो है केवल 2 सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात कर लें 11 नंबर की, तो किस सिंधुकालीन स्थल के एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो ये हमको बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा, जो 11 नंबर है उसका हो जाएगा चंदहुदड़ो। क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा चंदहुदड़ो। क्या हो जाएगा, चंदहुदड़ो हो जाएगा। और देखिए इसमें अगर थोड़ा सा बात कर लें तो इसकी खोज जो है एन.जी. मजूमदार ने की थी। किसने की थी, एन.जी. मजूमदार ने की थी, ध्यान रखिएगा, एन.जी. मजूमदार ने की थी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और ये कब की थी, तो 1931 में की थी। कब की थी, 1931 में की थी। जबकि इसका उत्खनन जो है माधव स्वरूप वत्स ने करवाया था। किसने करवाया था, माधव स्वरूप वत्स ने करवाया था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और बात कर लें तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल, देखिए ये जो एकमात्र करके दिया होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो है था जो दुर्गीकृत नहीं था। ये दुर्गीकृत नहीं था, ध्यान रखिएगा, क्या नहीं था, दुर्गीकृत नहीं था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। कौन सा, तो हमारा हो जाता है चंदहुदड़ो। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो दुर्गीकृत नहीं था। इसके अलावा मकान बनाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ, मकान बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और बात कर लें ईंट पर भागती हुई बिल्ली तथा पीछा करते हुए कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लें तो सौंदर्य प्रसाधन, किसका, सौंदर्य प्रसाधन का भी यहाँ पर साक्ष्य मिला है। किसका, सौंदर्य प्रसाधन का भी साक्ष्य मिला है। और उसके अलावा अगर बात कर लें तो झूकर एवं झांगर संस्कृति, किसका, ये कई बार पूछा हुआ है, झूकर और झांगर संस्कृति का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो झूकर और झांगर संस्कृति भी हमारा चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मनका यानी कि जो गुड़िया होता था, ठीक है, जो माले में गूँथी जाती है, उसका भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इतनी बात चंदहुदड़ो से जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने बता दी। आगे बात करते हैं कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य जो है व्यापारिक संबंध था। तो इसमें जो हमारा 12 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी बैल का। किसका, बैल का, ध्यान रखिएगा, किसका, बैल का हो जाएगा। तो इसी जो है चित्र की अंकन मिली। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लें सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक जो है उत्कीर्णन हुआ है, तो किसका हुआ है, तो ये हो जाएगा बैल का। किसका था, बैल का था, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर व्याख्या कर लें तो देखिए मोहरों से संबंधित, तो
मोहरों में सर्वाधिक जो प्रचलित मोहर थी वो किसकी थी? वो आदि शिव की थी। किसकी थी? आदि शिव की थी। अब भाई शिव जी हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि नंदी जी का वहाँ पर रहना अनिवार्य है। तो आदि शिव की चित्रित मोहर थी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और इस मोहर में मनुष्य के भाग पर एक जो है व्यक्ति पद्मासन पर बैठा था और दायां हाथ, ठीक है, चूड़ियों से भरा था तथा दाएं हाथ की एक तरफ बाघ हाथी तथा बाएं हाथ की तरफ जो है गैंडा भैंसा का चित्र अंकित है। पीछे भाग पर जंगल में एक बैल, ठीक है, एक बैल और, ठीक है, चौकी के नीचे हिरन है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इस तरह से कुल 6 पशुओं का जो है चित्र अंकन है किसके? आदिशिव के मोहर पर। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पशु पूजा में वो लोग कुबड़ बैल की ही पूजा करते थे। ये भी बात ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो है यहाँ सेल, हड़प्पा सभ्यता से सबसे प्रचलित जो मोहर थी वो सेल खेड़ी थी। क्या थी? सेल खेड़ी थी। ये भी बात आपको ध्यान रखेगा। सेल खेड़ी की मोहर जो है हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। एक अन्य मूर्ति पर संयुक्त पशु की जो है आकृति है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है यहाँ से पाए गए, लेकिन आपको बैल को सर्वाधिक जो है ध्यान देना है। इसके अलावा जिसकी पाई गई उसकी भी हमने बात कर दी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ हमको गलत के बारे में बताना है। तो देखिए 14 नंबर जो हमारा हो जाता है, दिया हुआ है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल ठीक बात है। अगला है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा थी। ये भी हमने बता दिया है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये भी हमने बता दिया। लेकिन लोहे का प्रयोग अगर बात कर लें तो इसका प्रयोग हम नहीं देखे हैं, इसीलिए जो हमारा हो जाता है वो डी ऑप्शन गलत हो जाता है। और सबसे पहले हमको लोहे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अंतरजी खेड़ा, ये जो है इटावा के पास में स्थित है। यहाँ से हमें सबसे पहले लोहे का साक्ष्य 6वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। आगे अगर बात कर लें भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो इसको हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा 15 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ हो जाएगा? हड़प्पा संस्कृति में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर बात कर लें कि हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन का जो है सबसे मतलब उत्तम व्यवस्था कहाँ पर थी, तो इसको हमें बताना है, ठीक है। बात कर लें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता जो हमारा हो जाता है इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी, ठीक है, मतलब सॉरी धौलावीरा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो तो धौलावीरा सही हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कि धौलावीरा जो है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी भी खोज किसने की थी? जीपी जोशी ने की थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। बात कर दें इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो जो इसके उत्खननकर्ता थे वो हमारे हो जाएंगे आर.एस. बिष्ट। कौन हो जाएगा? आर.एस. बिष्ट। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा? आर.एस. बिष्ट हो जाएंगे। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करें कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की बात किया गया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। पहली बात तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, ठीक है, 10 अक्षरों का अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? जो सबसे बड़ा 10 अक्षरों का अभिलेख है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो हमें जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सफ़ेद रंग का कुआं होता है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुंदर स्थल था और यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में स्थित है। ध्यान रखिएगा गुजरात के कच्छ में स्थित है। और बात करें कि किस नदी पर है, तो ये नदी जो हमारी हो जाती है मनसद या मनसेहरा। ध्यान रखिएगा कौन सी है? मनसद नदी है या मनसेहरा है, ठीक है। इसी को मनहार नदी भी कह देते हैं, ठीक है। जो इसका प्रतीकात्मक जो है प्रतीकात्मक जो है यहाँ पर कब्र का भी साक्ष्य मिला है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र यह स्थल है जो 3 खंडों में विभक्त था। कितने खंडों में? 3 खंडों में विभक्त था। यहाँ एक पशु का ऐसा तालाब प्राप्त हुआ जहाँ से पानी की सप्लाई, देखिए वही जल प्रबंधन की उचित प्रणाली की बात कर रहा है, तो पानी की सप्लाई करने का भी साक्ष्य मिलता है और यहाँ से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिलता है। तो पानी सप्लाई की व्यवस्था कहाँ पर थी? धौलावीरा में थी, ठीक है। बात कर लेते हैं इसी में कालीबंगा की। देखिए कालीबंगा से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में भी हम लोग को देखना अनिवार्य है। देखिए कालीबंगा जो है यह गंगानगर जिले में स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? तो ए.एन. घोष ने, यानी अमलानंद घोष ने की थी। और उत्खननकर्ता कौन थे? तो बी.बी. लाल थापर थे और बी.के., ठीक है, ये 2 लोग थे। बी.के. थापर थे और बी.बी. लाल थे, ठीक है। इसके बाद कर दे कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य और फसलों को एक साथ उगाए 2 फसलों को एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य मिला, ठीक है। जबकि बात कर ले नाली का साक्ष्य न होकर यहाँ जो नाली का साक्ष्य है, तो नाली का साक्ष्य नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नाली का साक्ष्य नहीं है बल्कि व्यक्तिगत नाली के साक्ष्य का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। अग्निवेदी की बात की गई है। किसकी? अग्निवेदी की बात की गई है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, किसकी? अग्निवेदी की बात की गई है, ठीक है।
और बगल में यूप, यूप का मतलब होता है खूंटा, हम लोग गांव में सुनते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, खूंटा। तो ये यूप इसी का मतलब हुआ, इसको भी लगाया गया था। यहाँ पर सड़कों को पक्का किया जाने का साक्ष्य मिलता है, मतलब यहाँ पर पक्के सड़क बने हुए थे, ये भी बात ध्यान रखना है। और इसके अलावा भूकंप के आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है और एक पल्ले के दरवाजे का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाएं तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पहले ही, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर 18 नंबर की बात कर लें तो देखिए ये सब हम देख चुके हैं। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है हमें, वो हो जाएगा हमारा दैमाबाद से। कहाँ से, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बात कर लें 19 नंबर की, तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, तो देखिए सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हमको ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा लोथल, सुत्का-गेंडोर, ठीक है। इसके अलावा अल्लाहदीनो और बालाकोट और पुंतासी, तो इसमें कौन है बंदरगाह था ये बताना है। तो इसमें हमारा 19 का डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी थे, इनमें से सभी थे। आगे बात कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या आदिशिव की मोहर पर किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो अभी हमने इसको देखा था, इसमें जो है हमारा 20 का हो जाएगा डी, यानी सभी का जो है अंकन हुआ था, अभी हमने इसकी व्याख्या की थी ऊपर। आगे बात कर लेते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में फिर बात कर लें, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो किसके नहीं हुए ये हमें बताना है। तो इसमें 22 का हमारा ए हो जाएगा, यानी शेर का, किसका, शेर का नहीं प्राप्त हुआ है। ये सब हम ऊपर व्याख्या कर चुके हैं, इसीलिए जो है इसको फटाफट करा रहे हैं ताकि क्लास ज़्यादा लंबा ना हो। अगला हमारा हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो किसका किया जाता था ये हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा सेल खेड़ी प्रकार की जो मोहरें थी उसका किया जाता था। आगे अगर बढ़ जाएँ, हड़प्पा कालीन स्थल यानी रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद में फिर 25 नंबर देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, कब हुई थी, 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 में हुई थी। तो ये जो है हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने अच्छे से देखा। ये हमारा चैनल है यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर जो है एक हमने लास्ट में मैप भी लगा रखा है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक करके दर्शा भी दिया गया है कि कौन सा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था या सिंधु घाटी का स्थल था वो कौन कौन से स्थान पे और किस नदी पर स्थित था, तो उसके बारे में भी हमने दिखाया। जितने भी थे लगभग मान के चलिए, वो दैमाबाद को छोड़ दें तो लगभग सभी कर्क रेखा के ऊपर या कर्क रेखा पर ही हो जाते हैं, इसके अलावा इधर उधर नहीं है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, जो हमने 4 लाइन पहले ही क्वेश्चन में बताए थे कि मांडा चिनाब नदी पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, और पश्चिम में सुत्का-गेंडोर दशक नदी पर है, और इसके बाद से फिर दैमा नदी जो है ये यहाँ पर भारत राव ताप्ती नदी लिखा हुआ, ये प्रवरा नदी पर है, ध्यान रखिएगा प्रवरा नदी पर है। तो ये हमने जो है देख रखा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसको देखिएगा। लेकिन जो है सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात कर लें आज के ट्रेंड में, तो वो हमारा हो जाता है मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है। अब आगे हम लोग जो है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, और उसके बाद जितने भी छोटे छोटे, जैसे पाल वंश हो गया, ठीक है, पाल वंश के बाद वर्धन वंश हो गया, ठीक है, और जो हमारा सातवाहन वंश है, जितना मतलब थोड़े जो 4-5 इंपॉर्टेंट है वहाँ से हम लोग क्वेश्चन जो है कर लेंगे और एक एक करके देखते रहेंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये। थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं हमारे बोलने में, क्योंकि जो है सुबह के टाइम आज वीडियो बनाना पड़ा किसी कारणवश, तो आप लोग ज़रूर इसका रिप्लाई करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।